हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें सेकंड पार्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? आप सबने जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा ये जब आपने एमएस साइकोलॉजी की होगी कि रिसर्च क्या होता है। इसके अलावा हाइपोथेसिस, हम कोई भी रिसर्च करते हैं उससे पहले हमारे को एक हाइपोथेसिस यानी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हमारे को प्रूव करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द रिसर्च कि वो सही है या गलत है। तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट और एडुकेटेड गेस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है। कारण जिसको हम कॉज कहते हैं वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कॉज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉज। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इफेक्ट। ये होता है कॉज और इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनका इसके अलावा कौन सा होता है? एक्सटेंस वेरिएबल आपने किया है, मैंने अर्लियर वीडियोस के अंदर इसको कवर किया है कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बिफोर द रिसर्च बिगिन। जब हम कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं एंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग दी स्टडी। हम जो स्टडी कर रहे होते हैं या उसके बाद जो हमारे रिजल्ट आते हैं उनके बेस पे देखते हैं कि हमारे को इसको टेस्ट करके कि ये सही है या गलत है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या होता है? क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, जिसको हम टेस्ट कर सके, टेस्टेबल एंड फॉल्सिबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो हमारा मेन जो पर्पस है, जो हमारी जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर होना चाहिए। स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के जो रिलेशन है उनके बारे में वो बताए एंड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थियोरीज और ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियोरीज है उनके बेस के ऊपर वो हो, हमारे ऑब्जर्वेशंस के बेस के ऊपर हो। आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं? फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो उसमें कोई भी नो रिलेशन, जब ये क्या कहता है, जो वेरिएबल्स अंडर स्टडी है उनके बीच में कोई भी वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स। Example, there is no difference in exam performance between the students who study at night and those who study in the morning। यानी जो रात में जो पढ़ते हैं और जो दिन में पढ़ते हैं उन दोनों के एग्ज़ाम की जो परफॉर्मेंस है, उन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेकेंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, जो कि ये दिखाता है कि येस देयर इज सम रिलेशनशिप और एन इफेक्ट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्टडी एट नाइट परफॉर्म बेटर इन एग्जाम देन द स्टूडेंट हु स्टडी इन द मॉर्निंग। इस टाइप से क्या हो गया हमारे ऑल्टरनेटिव, ये जो हमें क्या कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उसमें आपस में रिलेशनशिप है। फिर डायरेक्शनल, जो ये क्या कहता है कि सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी जैसे हमने बताया कि जैसे ये जो नाइट में पढ़ते हैं उनका जो है वो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे होते हैं। नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कि डायरेक्शन नहीं बताता, ये तो कहता है कि हाँ ठीक है आपस में रिलेशन है, लेकिन कितना है उसके बारे में नहीं बताता। फिर क्या? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसमें क्या है? फॉर्मुलेटेड फॉर टेस्टिंग यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। जब स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके जो हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसको हम एक तरीके से जो है टेस्टेबल भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ही एक पार्ट होता है। देन कम टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस। फॉर्मुलेट H0 एंड H1, यानी सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे एंड हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाएंगे। चूज सिग्निफिकेंस लेवल कि हमने जो अल्फ़ा जो है हमारा 0.05 पे लेना है या हमने 0.01 पे लेना है, कहाँ पे लेना है, हमें उसको सिग्निफिकेंस लेवल को सबसे पहले क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट, हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट को लगाना है या एनोवा को लगाना है। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। अब हमारे को क्यों, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बेस पर जो हमने मेथोडोलॉजी बनाई है उसके बेस के ऊपर हमने क्या करना, जितना भी डाटा हमारे को चाहिए जो सैम्पल साइज के अकॉर्डिंगली हमें उस डाटा को इकट्ठा करना है, उसको फिर एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द टी टेस्ट और एनोवा या कोई भी हमने कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है हमें उसको डिसाइड करना है। फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अब जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए हैं, जो हमने डाटा को एनालाइज कर दिया है उसके बेस के ऊपर जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया था
कि जैसे हमने मान लीजिए हमने देखना है कि टीचिंग मेथड को, एक नया जो टीचिंग मेथड है उसका इम्पैक्ट देखना है बच्चों की परफॉर्मेंस पे। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं, उनमें कोई भी जो नया जो मेथड आया टीचिंग मेथड, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है बच्चों की परफॉर्मेंस पे। लेकिन हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि नहीं, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, कि जो हमारा जो नया टीचिंग मेथड है उससे बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये देखना कि एक्सेप्ट करना है, जो जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं कि हमें ये देखना है कि उसको जो नल हाइपोथेसिस है कि उसको देखना है कि वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया जो हमने वेरिएबल्स को हमने लिया जिसको हम मेजर करना चाहते थे। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, यानी दे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। फिर हम बात करेंगे सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग का मतलब क्या, सैम्पलिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल। पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक छोटा सा एक सबसेट ऑफ इंडिविजुअल को हम ले लेते हैं। द गोल इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन विदाउट स्टडिंग एवरी मेंबर। हम हर एक स्टूडेंट को, हर एक मेंबर को स्टडी ना करके हमने जो सैंपल ले लिए, जो हमने एक सबसेट को ले लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बेस पर जो हमारे को कंक्लूजन मिला है उसको हम सारी पॉपुलेशन के ऊपर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। की टर्म्स क्या होती है इसमें, जैसे आप अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज पॉपुलेशन, द एंटायर ग्रुप यू वांट टू स्टडी, फॉर एग्जांपल ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन ए कंट्री, ये हो गया पूरा लार्ज, ठीक है, पूरा जो है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। सैंपल क्या होगा, ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द एनालिसिस। क्योंकि अब इतना बड़ा जो है, हम जैसे समझता है ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स हमने बात करी, अब हमें क्या करना है कि हम सबके ऊपर तो स्टडी नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट को लेते हैं दैट इज कॉल्ड द सैंपल। अब उसके बेस पे क्या, सैम्पलिंग फ्रेम, ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। जहाँ से हम वो सैंपल को लेते हैं दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग फ्रेम, कितना हमारे को चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हम करेंगे, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी रैंडम सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हर एक को होता है कि हर एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक ही तरह के होते हैं और सबको इक्वल चांस होता है। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस, हर एक को इक्वल चांस होता है। जैसे हम कहते हैं ड्राइंग नेम्स फ्रॉम ए हेड, या हम लॉटरी, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 20 जो स्टूडेंट है नंबर्स हैं, हमने उसमें से 4 लेने हैं, तो ये 20 के 20 का में हम किसी को भी जो है पर्ची डालेंगे और कर लेंगे सेलेक्ट। इसका मतलब क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हर एक को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। देन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन डिवाइड इनटू सब ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में हमने उनको बांट दिया, एंड सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच, हर ग्रुप में से हम उसको सैंपल को ले लें। एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस की कैटेगरी, जैसे एज है, जेंडर है, कि वो हर एक को सेम एज होनी चाहिए, जेंडर होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो हमारी पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव है। फिर क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, सेलेक्ट एवरी केयर इंडिविजुअल फ्रॉम द लिस्ट। हमने जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो हमने हर जो है 10th स्टूडेंट को ले लिया, एग्जाम्पल एवरी 10th नंबर ऑन ए लिस्ट। फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट देते हैं। जो जैसे हमने ज्योग्राफी के लिए की हमने बात की, जैसे हमने नॉर्थ की स्टडी करनी है, साउथ की करनी है, तो हमने दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में बांट देते हैं, रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर्स, एंड देन सैम्पल विद इन दैम। अब हमने नॉर्थ के ऊपर स्टडी करनी है, साउथ पे करनी है, तो नॉर्थ पॉपुलेशन को छोटे उनमें जो है रैंडम सैम्पलिंग, जितना हमारा जो सैम्पल साइज हमारे को चाहिए उसके हिसाब से हम क्लस्टर बना के उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम साउथ वालों को कर लेंगे, फिर आपस में दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि हम इसके क्लस्टर्स बनाए थे, ग्रुप्स बनाए देते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। देन कम टू नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, नॉट एवरी मेंबर इज चांस, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जैसे कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के बेस के ऊपर, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे को कि जो है अपने, हमें लगता है कि नहीं, हम इतना हम रैंडमली सेलेक्ट ना करके अपनी सुविधा के अनुसार, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सेस। जैसे एग्जाम्पल, सर्विंग पीपल इन ए मॉल, जो लोग मॉल में घूम रहे होते हैं, हम उनसे इंटरव्यू लें और या उनसे बात करके और उसके ऊपर हम अपनी हिसाब से अपनी स्टडी को परफॉर्म कर लें। नेक्स्ट है पर्पसिव जजमेंटल, ये क्या होता है, रिसर्चर सेलेक्ट बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ हु इज मोस्ट यूजफुल।
कॉमन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मान लीजिए मुझे जो है टीचिंग मेथड के ऊपर करना है कि एक मैंने नया टॉपिक जो है मैंने सोचा है कि मैं इसको किस के थ्रू जो है टीच करवाऊँ। अब क्या मैं अपना देख के कि कौन सा मेरे को 5-6 फैकल्टी के नाम पता है, लेकिन मैं देखूं कि नहीं ये ज़्यादा सही रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या है मैं अपनी खुद के हिसाब से अपनी जजमेंट के बेस पे अपने पर्पस को, जो मेरे पर्पस को पूरा करता हो, उसके लिए जो मेरे पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़फुल हो, उसको मैं ले लूँगी। इसको क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉमन केस में होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इंटरव्यूज़ में, जहाँ पे हम FGD की बात करते हैं। फिर स्नोबॉल, इसमें क्या होता है हम एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स यूजफुल और हार्ड टू रीच पब्लिश। यहाँ पे स्नोबॉल जिसमें नाम से मालूम हो रहा है जो कि हमारे ऐसे जो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हैं, हम उन्हीं से ही बातचीत करके जहाँ पे हम हर पॉपुलेशन तक ना पहुँच पाए, अपने हिसाब से हमने क्या करा कि स्नोबॉल की टेक्निक को हमने अप्लाई कर दिया कि फ्यूचर में जो हमारे को जो हमें काम करना एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रिक्रूट फ्यूचर, जो हमारे अभी जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है उनको हम फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए हम कैसे रिक्रूट करें। कोटा सैम्पलिंग ensure certain characters are represented to set quota but not randomly selected। कोटा बना दें, उसमें हम उसके हिसाब से जो उसको रिप्रेजेंट करे उसको हम अपनी पॉपुलेशन में शामिल कर लें। आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग क्या है? सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे को एक छोटी पॉपुलेशन का करना जो कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारी फुल पॉपुलेशन के होल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज। मेक्स डाटा कलेक्शन फिजिबल, इजीली हम क्या करते हैं डाटा कलेक्शन हमारे को सैंपल होता है हम उसके बेस पे आराम से कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा होता है सैंपल साइज, हमारे को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं करनी। फिर अलाउ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन, ये क्या है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, जो रिजल्ट्स आते हैं हमने उनको कंक्लूजन है वो उनको हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम पॉपुलेशन है, एक ही तरह के अगर हमारे को क्लास 5 के बच्चों के ऊपर स्टडी करनी है तो हम जितने भी होंगे हमारा जो होगा हर सेक्शन में वो क्लास 5 के बच्चे, क्यों? क्योंकि उनका एज भी सेम आएगी, उनका सेक्स भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर हमें मेल का करना है फीमेल का करना है तो उसमें क्या होता है जो वो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमारी पॉपुलेशन के ऊपर ईजिली क्या हो जाएगा इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। रेड्यूसेस वर्कलोड, इससे हमारे को हम सैंपल की बात कर रहे हैं, हम स्मॉल सैंपल की बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की बात हम नहीं करते, इसलिए हमारा जो से वर्कलोड क्या होता है ये हमारा कम हो जाता है। इन ए नटशेल क्या हो जाएगा, अगर हाइपोथेसिस की हम डेफिनेशन लेते हैं तो टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप्स। सैम्पलिंग की हम करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ ए सबसेट फ्रॉम ए पॉपुलेशन। पर्पस क्या होता है हाइपोथेसिस का, गाइड रिसर्च डायरेक्शन एंड टेस्ट थियरीज। सैम्पलिंग का क्या होता है, कलेक्ट डाटा एफिशिएंटली एंड मेक इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि जो सैंपल जब हम लेते हैं उसी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं डाटा को एफिशिएंटली हम निकालते हैं लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मेथोडोलॉजी बनती है हम उसी के हिसाब से बनाते हैं और उसी के हिसाब से जो हमारे जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसी के हिसाब से आते हैं। फिर टाइप्स, हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं नल है, ऑल्टरनेटिव है जो डायरेक्शनल में अभी पढ़ा जो डायरेक्शन के बारे में बताता है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल जो मैं अभी ऊपर पढ़ा है। सैम्पलिंग में क्या होता है प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग जिसमें हर एक ईच एंड एवरी यूनिट हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेलेक्टेड, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जिसमें नॉन रैंडमली हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जैसे भी हमारे कोटा बनाकर है ना अपने आप उस चीज़ का हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिस फॉर टेस्टिंग एंड कंक्लूजन। हाइपोथेसिस क्या है, ये बेसिस फॉर टेस्टिंग एंड कंक्लूजन है। और इसमें क्या है सैम्पलिंग में एंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड वैलिडिटी। ये क्या बताते हैं जो सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का, एंड वैलिडिटी वो वैलिड भी होता है कि जिस पर्पस के लिए जो हमारा पर्पस है वो उसको पूरा करता है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं अपना जो है स्टडी का जो पर्पस होता है उसको फुलफिल करता है, वैलिड होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि हम जो हम चाहते हैं जो हमारा स्टडी का पर्पस होता है उसमें वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए उसका जो, ताकि हम तभी तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसमें क्या किया सेकेंड पार्ट के अंदर, क्योंकि हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब क्योंकि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या किया हाइपोथेसिस एंड सैम्पलिंग। यह आपका यूजीसी का ही टॉपिक है, मैं जो आपका वर्ड टू वर्ड जो है आपका हेडिंग टू हेडिंग जो है जो यूजीसी के सिलेबस में मेंशन्ड है मैं उसी को ही कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम के दिनों में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, आपको खुद अपने से ही करना पड़ेगा ये, तो आपके में हेल्प करने के लिए। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कुछ सर्च करना है तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आप जो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो, और आपको कुछ वास्ट चाहिए कुछ और वाइड चाहिए तो मैं आपको उसको भी सॉल्व कर दूंगी।
तो और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि यू आर ऑल बिकमिंग ज्वाइनिंग आवर चैनल। तो ऐसा करने से जो है आप सब मेंबर बन रहे हैं, ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए जितना हो सकता है पूरे उसी तरीके से आपके सिलेबस को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्री यूट्यूब चैनल है, इसके लिए हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करना चाहते। सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए जो है सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।